important part of the decision tree where I'm gonna discuss the 2 points. Entropy, the first factor, let me change the color. ठीक है, okay, so this is the most important part of this whole particular recording where I'm gonna discuss the 2 concept, that is entropy, what is entropy in the decision tree, and the next one is आपका information gain. These are the 2 concepts which is highly important in the decision tree. If you want to understand the concept, तो आपको ये 2 topics पता होने चाहिए. Now based on this some example, let's suppose that I'm on the node, let's suppose this is the node and I have 2 conditions. ठीक है, so there are 2 conditions. For example, this is number 1 condition and these are 2 conditions. For example, I have 2 conditions options and this is my whole data set. Okay, and somehow मैंने जब इस डेटा सेट को पहली कंडीशन की बेस पे स्प्लिट किया तो मेरा जो स्प्लिट है ना वो कुछ ऐसा निकला. ठीक है, सही. और पहली कंडीशन जब मैंने अपने डेटा सेट को पहली कंडीशन की बेस पे स्प्लिट किया तो मेरी स्प्लिटिंग कुछ ऐसी हुई. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैंने दूसरी कंडीशन की बेस पर जो है ना वो अपने डेटा को स्प्लिट किया तो मेरी जो स्प्लिटिंग थी ना वो कुछ ऐसी हुई. Now my question of thought for this particular thing is कि थोड़ा सा सोच कर बताएं कि which split is better. तो अगर आप दोनों नोट करें ना तो आप नोट करेंगे क्या जब मैंने इस कंप्लीट डेटा सेट को पहली कंडीशन में किया था तो मेरे पास ये 2 नोड्स, ये 2 स्प्लिटिंग हुई थी, एक इस तरीके से एक इस तरीके से. लेकिन जब मैंने दूसरी कंडीशन लगाई ना तो स्प्लिटिंग कुछ ऐसी हुई जिसमें हाफ डेटा इस तरह हो गया और एक नोड हाफ डेटा इस तरीके से हो गया. अच्छा, मेरे नज़दीक जो स्प्लिट बेटर है वो है दिस वन. वाई? सॉरी, वो इसलिए है कि जब आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई और आपके पास जो है वो ये स्प्लिट हुआ तो इस स्प्लिटिंग के अंदर आपके पास अभी भी कोई क्लियर आंसर नहीं निकल रहा, कोई क्लियर ऐसी प्योर लीफ नोड नहीं आ रही जहां पर आप क्लियरली क्लासीफाई कर सकें. लेकिन जब आपने सेम डेटा पे ये वाली कंडीशन अप्लाई की तो आपको पहले ही स्प्लिट में एक ऐसी पर्टिकुलर नोड मिल गई जिसके अंदर आपका डेटा जो है ना क्लियरली रेड में क्लासीफाई हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन ट्री की लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे पर्टिकुलर डिसीजंस लें, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस लें जो कि एज सून एज पॉसिबल आपको इस तरह के स्प्लिट जनरेट करके दे, ऐसे स्प्लिट जो कि जल्द अज जल्द प्योर लीफ नोड्स निकाल सके. ठीक है, बिकॉज अगर आपने और इसका जो सबसे मेन रोल है वो किस पे होता है कि आपके स्प्लिट्स आगे से कितने लंबे, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपने स्प्लिटिंग कर दी और आपके इस तरह के स्प्लिट्स निकलते गए तो जाहिर है आपको मजीद आगे स्प्लिट करते जाना है अपने ट्री को. तो आपका डेटा जितना स्प्लिट होता जाएगा ना उतना आपका डिसीजन ट्री बहुत ज़्यादा डेंस होगा, उतना ही आपका डिसीजन ट्री कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा और आपके रूल्स उतने ही टाइम टेकिंग और निकालने या अंडरस्टैंड करने या पैटर्न फाइंड आउट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस यानी कि एट्रीब्यूट्स और फीचर्स डिसाइड करने हैं जो कि ऐसे पर्टिकुलर स्प्लिट्स जल्द से जल्द कर सके जहां पर आपकी प्योर लीफ नोड्स आपको आज अर्ली एज पॉसिबल मिल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन ट्री बड़ा ही क्लियर होगा, लेस कॉम्प्लेक्स होगा, तो लेस ड्यूरेशन में आप उसके रूल्स आइडेंटिफाई करके कोई एक जनरलाइज पैटर्न निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसका जवाब जो है ना वो छुपा हुआ है इस पर्टिकुलर उसमें. द नंबर 1 थिंग, रूट नोड, जो पहली ट्री की टॉप मोस्ट नोड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिसीजन ट्री में आपके पास जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, या फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि यार रूट नोड मैंने किस फीचर को रखना है. अब देखो अल्टीमेटली जैसे मैंने कोड एग्जांपल में बताया, नोड्स के अंदर आ तो फीचर्स ही रहे हैं ना, फीचर्स की बेस पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. तो मेरे डेटा सेट में जितने भी फीचर्स हैं, मेरे डेटा सेट में अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस डेटा सेट और मैं इस फॉर्मेट में देख रही हूँ, मेरे डेटा सेट में अगर 4 फीचर्स हैं तो इन चारों फीचर्स में रूट नोड के ऊपर कौन सा पर्टिकुलर फीचर आना चाहिए. अगर मैंने किसी तरीके से ये पर्टिकुलर डिसीजन गलत ले लिया तो इसका मतलब कि गलत फीचर को सिलेक्ट करने पे मेरे जो आगे से स्प्लिट होंगे वो इस तरह के बैड स्प्लिट हो सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बैड है, ठीक है, हो सकता है अगले स्प्लिट में आंसर निकला, लेकिन मैंने अगर गलत फीचर एज अ रूट नोड सेलेक्ट कर लिया तो मुझे जो है ना वो बैड रिजल्ट मिलेंगे. बैड रिजल्ट डिसीजन ट्री के केस में क्या है कि बहुत डेंस किस्म का आपका ट्री बनेगा, कॉम्प्लेक्स और मेसी किस्म की सिचुएशन होगी, तो रूल जनरलाइज रूल्स निकालने बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, रूट नोड पे अगर मैंने सही फीचर आइडेंटिफाई करके टॉप में सही फीचर, बेस्ट फीचर यहाँ पे सिलेक्ट किया और बेस्ट फीचर यहाँ पे लगाया और उस फीचर की बेस पे मैंने अपना ट्रेनिंग सेट जो है वो स्प्लिट किया, तो इसका मतलब कि मुझे ज़्यादा अच्छे वे में जो है वो प्योर लीफ नोड्स मिल सकती हैं, ज़्यादा बेहतर वे में प्योर लीफ नोड्स मिल सकते हैं. प्योर लीफ नोड्स का मतलब ये है कि मुझे आगे स्प्लिट नहीं करना, मुझे आज अर्ली एज पॉसिबल यहाँ पे बड़ा क्लियर मुझे आंसर मिल गया. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, एक तो मैंने ये बता दिया कि भाई रूट नोड का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आउट ऑफ ऑल द फीचर्स कौन रूट नोड बनेगा ये डिसीजन ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि मैंने ये डिसाइड कैसे करना है कि इन चारों फीचर्स में से बेस्ट फीचर कौन सा है जिसको रूट बनाना है. ठीक है, तो उसका आंसर छुपा हुआ है इन 2 टर्मिनोलॉजीज में जिसको कहते हैं एंट्रोपी एंड इन्फॉर्मेशन गेन. तो मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रही थी सर कि भाई बेस्ड ऑन दिस इमेज आप ये बताएं कि कौन सा स्प्लिट सबसे ज़्यादा बेटर है. तो मैंने आपको कहा था ये वाला स्प्लिट सबसे ज़्यादा बेटर है. आपको पता है इसका आंसर क्या है? ये स्प्लिट मैंने क्यों कहा? इसलिए कि यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन गेन बहुत अच्छा मिल रहा है. अब मैंने सिर्फ इन 2 टर्मिनोलॉजीज के नाम समझना है, मुझे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आती है. मैं बार बार क्या कह रही हूँ,
कौन से आपके स्प्लिटिंग या कौन सी नोड्स ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो वाली नोड्स मेरी ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर मुझे आगे स्प्लिट नहीं करना पड़ रहा, या जहाँ पे बड़े क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि मेरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है। और मैं बार बार ये बोल रही थी कि भाई इस बेस्ड ऑफ डेटा के ऊपर देखो कि यहाँ पर अगर तुम मौजूद हो इस नोड पे खड़े हुए तो तुम कौन हो। तुम अगर 4 नोड्स ऑलरेडी है तो तुम 5वें डेटा पॉइंट है, तो क्योंकि चारों की चारों रेड है तो तुम भी बड़े क्लियरली विद 100% प्योरिटी, विद 100% कॉन्फिडेंस तुम बताओगे कि मैं भी रेड हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, मैक्सिमम गेन तुम्हारा इन्फॉर्मेशन का था। इस बेस पे तुमने यहाँ पे डिसाइड किया कि ओके मैं जो हूँ वो रेड डॉट बनूंगा। तो जहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, जहाँ पर आपको लो कॉन्फिडेंस ना मिल रहा हो, ठीक है ना, कोई इम्प्योरिटी ना मिल रही हो, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन मेरा हाई होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गेन जब मेरा हाई होगा, जिसका बेहतर गेन मुझे मिलेगा, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, वो स्प्लिट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने सेकंड इसलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा हाई था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंट्रोपी का आता है, सिर्फ वर्ड है। एंट्रोपी का जो मीनिंग है ना वो बेसिकली होता है इम्प्योरिटी, ठीक है। वी चेक द इम्प्योरिटीज, ठीक है, जैसे मिलावट हम चेक कर रहे होते हैं, शक को डाउट्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछती हूँ कि यार क्या तुम यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले सकते हो। लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, तो क्या तुम यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि तुम कौन हो, ग्रीन हो कि रेड हो। तो मे भी आप कहेंगे मे बी मैं ग्रीन हूँ क्योंकि मैक्सिमम 100%। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा ना डाउट आ गया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, एंट्रोपी मौजूद है, डाउट मौजूद है, कन्फ्यूजन मौजूद है। जब भी तुम्हारे पास कन्फ्यूजन हो डिसीजन लेने में, डाउट्स मौजूद हो या इम्प्योरिटीज तुम्हारी हाई हो, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी से मेरा एंट्रोपी। डिसीजन ट्री के अंदर हम इसको वर्ड को एंट्रोपी बोलते हैं। हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुना, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा है, शक व शुबा डाउट ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे इतना अच्छा गेन नहीं मिला, तो गेन कम है, इसलिए आई कैन नॉट डिसाइड कि मैं ग्रीन हूँ या रेड हूँ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे बताओ, इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर इस नोड पे, तो बताओ तुम रेड हो या ग्रीन हो। तो तुम देखोगे कि यार मैं तो ये क्लियरली क्लासीफाई है। अब यहाँ पर आपकी इम्प्योरिटी, कन्फ्यूजन, डाउट्स बहुत कम है, इसका मतलब एंट्रोपी है ही नहीं, डाउट्स है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा है, तुम्हारे पास गेन बहुत हाई है, तुम्हें बड़े 100% एक्यूरेट तुम कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो विद गेन इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ से मिली कि यू आर द रेड वन। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आते हैं किसके अंदर, एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन के। तो एंट्रोपी इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी तो गेन उतना ही कम होगा, एंट्रोपी मिलावट, कन्फ्यूजन, इम्प्योरिटी जितनी कम होगी गेन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक बेसिकली थोड़ा सा ये हमारे अपनी उसका काम है। मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल की ग्राफ आगे भी दिखा दूंगी मैं आपको। मिसाल के तौर पे आप एक डेटा सेट पे हैं और उस डेटा सेट के अंदर आपके पास जो है ना वो 10 इंस्टांसेस हैं, ठीक है, 10 रोज है। और आप कहते हैं कि वो 10 की 10, देखो मैं लिख कैसे रही हूँ, 10 की 10 पॉजिटिव है और उसमें कोई भी नेगेटिव इंस्टांस नहीं है। तो मैं आपको कहूँगी आपके पास 11वीं ऑब्जर्वेशन आती है तो बताएं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप कहोगे कि यार 10 की 10 पॉजिटिव है और आई एम 100% श्योर कि 10 की 10 पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन गेन मुझे ज़्यादा मिल रहा है क्यों, क्योंकि एंट्रोपी यानी कि शक और शुबा डाउट कम थे कि यार नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपकी यहाँ पे एंट्रोपी है ही नहीं, मिलावट कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो एंट्रोपी इस तरह के केस में मेरी क्या होगी, जीरो होगी। या एक ऑपोजिट केस आ जाता है जिसमें 10 की 10 इंस्टांसेस नेगेटिव है और कोई पॉजिटिव इंस्टांस नहीं है, तो यहाँ पे भी आप 100% श्योरिटी के थ्रू बताओगे कि आपकी जो 11वीं इंस्टेंस है वो क्या क्लासीफाई होगी, नेगेटिव, कोई इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं। तो इस तरह के केस में भी आपके पास एंट्रोपी जीरो है। एंट्रोपी हाईएस्ट कब होगी, जब आपके बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा मैटर निकलेगा। कंफ्यूजिंग मैटर मीन्स कि 10 में से 5 एग्जैक्टली आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, 5 एग्जैक्टली आपके पास जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर कोई आपके पास वो 6-4 का भी मार्जिन नहीं है, यहाँ पे 100% डाउट है कि पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो डाउट यानी कि एंट्रोपी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरह के केसेस में मेरी एंट्रोपी क्या होती है, 1 होती है। तो हम 0 और 1 के फैक्टर में घूम रहे हैं अगर, तो एंट्रोपी 0 कब होगी, जब मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और एंट्रोपी ये मेरे पास बेस्ट केस है। एंट्रोपी वर्स्ट केस में क्या होगा, बहुत जैसे ये वाला केस है, ठीक है, एंट्रोपी हाई है, फिर उसके दरमियान में स्केल घूमता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, मिसाल दे रही हूँ, 2 नेगेटिव है, तो ठीक है, लाइक हम थोड़ी एक्यूरेसी इसकी तरफ जा रही है, तो एंट्रोपी उतनी मार्जिन 0 और 1 के दरमियान में घूमती रहेगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो